हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So I am your science teacher and from today onwards I will be taking your science classes. Now in today's class we are going to study our next chapter, which is chapter number 3, and the title of the chapter is heat. तो बच्चों आज के चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम छोटे से इंट्रोडक्शन को देखेंगे. तो हीट क्या है बच्चों? हीट हमारा एक्टिव एजेंट होता है which is responsible for the sensation of hot and cold. तो बच्चों हीट हमारा एक्टिव एजेंट है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें सेंसेशन फील होती है, हमें हॉट फील होता है, हमें कोल्ड फील होता है. So hence we can say that heat is an agent which produces in us the sensation of warmth. तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट है वो क्या है बच्चों? वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें एक सेंसेशन ऑफ वार्मथ प्रोवाइड करती है. हीट क्या है? हीट भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट टू अ कोल्ड बॉडी. अब हीट क्या करती है बच्चों? हीट भी ट्रांसफर होती है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, वैसे जो हीट होती है वो भी ट्रांसफर होती है. लेकिन कैसे ट्रांसफर होती है? किसी भी हॉट बॉडी से वो कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है. Now temperature measures the degree of hotness and coldness in a body. अब जो टेम्परेचर है वो क्या करता है? वो मेजर करता है. किसको मेजर करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस को एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को इन दी बॉडी. तो टू मेजर द टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है बच्चों उसको यूटिलाइज किया जाता है और थर्मामीटर यूटिलाइज सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. थर्मामीटर क्या करता है? जो सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है विच वेरीज विद द टेम्परेचर एंड कैन बी इजीली मेजर्ड. विच मीन्स कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, उसका अगर टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है तो हमें थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा. और थर्मामीटर सिंपली क्या करता है बच्चों? वो कुछ प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है. किसकी प्रॉपर्टी को? जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर को शो करता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है. इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स फ्लो एंड हाउ इट इज मेजर्ड. हम क्या क्या देखने वाले हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसका फ्लो कैसे होता है और वो मेजर हम कैसे कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स गिवन है, राइट? आपको क्या करना है? आपको सिंपली इन टर्म्स को एक बार पढ़ना है, उनके मीनिंग्स देखने हैं क्योंकि दीज आर द टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द एंटायर चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? होल्ड अ पीस ऑफ आइस ऑन योर पाम. आपको अपने पाम में एक आइस की पीस को होल्ड करना है. यू फील कोल्ड, आपको ठंडा लगेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? नाउ डिप योर फिंगर्स इन अ वार्म वाटर. अब आपको क्या करना है? एक गर्म पानी का क्या लेना है? ग्लास ले सकते हो, राइट? आपको वहां पे अपने फिंगर को डिप करना है. यू विल फील वार्म, आपको वार्म फील होगा. तो होल्ड अ ग्लास ऑफ बॉइलिंग टी इन योर हैंड. जब आप क्या करते हो? आप होल्ड करते हो, आप पकड़ते हो किसको? बॉइलिंग टी के ग्लास को. सो होता क्या है? आपको बहुत ज्यादा हॉट फील होता है. सिमिलरली जो टर्म्स है हॉट एंड कोल्ड उसको यूज किया जाता है बहुत ही ऑफनली ताकि हम रेफर कर पाए सर्टेन क्लासेस ऑफ बॉडीली सेंसेशन को, विच मीन्स कि अपनी बॉडीली सेंसेशन को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर क्लास करने के लिए या फिर बताने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट या फिर कोल्ड का जो यूज है, वर्ड है, उसका यूज करते हैं. सो वी जनरली एक्सपीरियंस थ्रू दी टच. और हमें हॉट या फिर कोल्ड कैसे एक्सपीरियंस होता है? जब हम किसी चीज को टच करते हैं. जैसे कि हमने आइस को टच किया पाम में तो हमें पता लगा कि हाँ भाई वो तो ठंडा है. वैसे ही हमने क्या किया? जो गर्म ग्लास था बॉइलिंग टी का, हमने उसको टच किया तो हमें पता लगा कि हॉट है. तो हमें कैसे पता लग रहा है? हमें सेंसेशन ऑफ टच के थ्रू पता चलता है. The active agent which is responsible for the sensation of hot and cold. अब बच्चों ऐसा हमारा एक्टिव एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हॉट एंड कोल्ड के सेंसेशन के लिए उसको हम बोलते हैं हीट. तो आपको याद रखना है कि हीट क्या होता है. Hence we can say that हमें बोल सकते हैं कि हीट हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ वार्मथ को, राइट? तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है. आपको क्या करना है बच्चों? आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. अ लिस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हियर. आपको यहाँ पे ढेर सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और कुछ हॉट है कुछ कोल्ड भी है. आपको बताना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि हॉट है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि कोल्ड है. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम क्या होता है बच्चों? कोल्ड होता है, राइट? अगर हम आइस जूस की बात करें, राइट, तो आइस जूस जो है वो क्या होगा बच्चों? वो कोल्ड होगा. जो आपका बॉइलिंग मिल्क है वो आपका हॉट होगा. आपको ऐसे ही करके इस लिस्ट को कंप्लीट करना है. नाउ कमिंग टू हीट एनर्जी.
So the experiment conducted by Count Rumford and James Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy. अब बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ और दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से एक का नाम था काउंट, दूसरे का नाम था जेम्स। इन दोनों ने ही 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बताया कि जो हीट है वो क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, राइट। सो इट इज नोन एज थर्मल एनर्जी, और इसको हमने क्या नाम दिया, थर्मल एनर्जी हमने इनको नाम दिया, या फिर आप हीट एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों जो हीट एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, जब हम क्या करते हैं, हम अपने हैंड्स को टुगेदरली रब करते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, एंड योर हैंड्स बिकम वार्म, और आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या कि जो हीट एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब आप ट्राई भी कर सकते हो, आप क्या करोगे, अपने पाम को रब करोगे, जैसे आप पाम को रब करोगे तो ये क्या लगा रहे हो आप, ये मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और कैसे हो गई, आप फील कर सकते हो कि आपके जो हाथ है, आपके जो पाम है वो गर्म हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये ट्रू है, राइट। व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है फ्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के अंदर, राइट। वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है वो भी कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। आपने इलेक्ट्रिकल हीटर देखा भी होगा, सर्दियों के टाइम पे हम पानी गर्म करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही जब भी आप किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, राइट, तो फ्यूल में क्या होता है, फ्यूल में केमिकल एनर्जी होता है, तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपके हीट एनर्जी में। Now coming to the heat energy transferred from the electrical heater to the fan. अब हम देखेंगे कि जो heat energy है वो कैसे ट्रांसफर होती है हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर से हमारे फैन में। So when a solid, liquid or a gas is heated, जब भी हम किसी भी solid चीज, liquid चीज या फिर गैस को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और जैसे ही वो एनर्जी को गेन करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेजी से फास्टर मूव करने लग जाते हैं। So the more we heat the substance, the faster its molecules move. हम जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ही ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज्यादा फास्टर रन करेंगे। तो हीट एनर्जी इज देयरफॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी क्या है बच्चों, ये हमारी एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं। देन वी हैव फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर हम फ्लो की बात करते हैं, सो व्हाइल होल्डिंग अ ग्लास ऑफ हॉट टी, जब भी हम किसी भी गर्म चाय की प्याली को पकड़ते हैं तो हमें अपने हाथों में काफी ज्यादा गर्म फील होता है, हॉट फील होता है। द हीट फ्रॉम द टी फ्लोज फ्रॉम द टी टू आवर हैंड। अब होता क्या है कि जो भी हीट है, कहाँ पे बच्चों, वो जो चाय का कप है, राइट, वहां पे जो भी हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है हमारे हैंड में, और उसी वजह से हमें गर्म फील होता है। सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जो कि डिटरमाइन करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। अब बच्चों ये जो हीट है वो फ्लो होता है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि जो भी हॉट बॉडी होती है उनकी बॉडी से ट्रांसफर होती है हीट कोल्ड बॉडी के अंदर, एंड a body which is losing heat is feeling the other body to be cold। अब बच्चों ऐसी बॉडी जो कि हीट को लूज कर रही है, हीट को क्या कर रही है बच्चों, लूज कर रही है, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, वो कोल्ड हो जाएगी, राइट। अ बॉडी विच इज गेनिंग हीट। अब ऐसी बॉडी जो कि हीट को गेन कर रही है, क्योंकि एक बॉडी लूज कर रही है तो दूसरी बॉडी गेन कर रही है, तो वो बॉडी जो कि गेन कर रही है हीट को इज फीलिंग द अदर बॉडी टू बी हॉट, राइट। कमिंग टू एक्टिविटी 2, यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2 गिवन है जो कि आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर स्कूल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सो अब हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो कितना ज्यादा हॉट है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों,
its degree of hotness, कि वो कितने डिग्री हॉट है. When two objects having different temperatures are placed in contact with each other, the object at higher temperature loses heat while the object at lower temperature gains until both the objects attain the same temperature. अब यहाँ पे आपको बोला क्या हुआ है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं और हम उनको कांटेक्ट में रखते हैं एक साथ, तो होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट में हायर टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, वो अपनी हीट को लूज करेगा और वो कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को देगा. लेकिन ये कब तक होगा? जब तक दोनों ही ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते, राइट? We cannot see heat flowing from an object to the other, but we can see the effect of such a flow. अब हम नहीं देख सकते, राइट? हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब हम टच करते हैं, राइट, तब हमें उसका इफेक्ट पता लगता है. तो हम क्या बोल सकते हैं? द मेजर ऑफ हीट इज द टेम्परेचर, राइट? जो भी हम मेजर कर रहे हैं हीट का, कि जो हीट है वो कितनी है, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं. वी कैन नॉट सी हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बट वी सी द इफेक्ट्स ऑफ सच फ्लो, विच मीन्स कि हम हीट को फ्लो होते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम अपने हीट के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहला है राइज इन टेम्परेचर. तो बच्चों, जो टेम्परेचर होता है हर एक सब्सटेंस का, वो बढ़ जाता है जब वो हीट को गेन करता है, एंड फॉल हो जाता है, कम हो जाता है जब वो लूज करता है हीट को. तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट बढ़ेगी. जब टेम्परेचर कम होगा तो हीट भी कम हो जाएगी, राइट? नाउ कमिंग टू चेंज इन साइज. सो व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट? एंड जब हम उसे कूल करते हैं तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. फिर हम देखेंगे कि हीट की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज हो जाता है. कैसे? तो जो वॉल्यूम होता है सारे सब्सटेंस का एक्सेप्ट योर वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस increases with the increase in the temperature and decreases with the decreases of the temperature. तो होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम, राइट, वो इंक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो, और वो डिक्रीज हो जाता है अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. सो इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज व्हेन वी सप्लाई हीट टू दी वेपर और गैसेस. तो बच्चों, जो प्रेशर है वो कब इंक्रीज होता है? जब हम हीट को सप्लाई करते हैं टू दी वेपर और गैसेस. जब हम वेपर में या फिर गैसेस में क्या कर रहे हैं? हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तब जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है. देन वी हैव heat energy brings about a change of state. So बच्चों, जो heat energy होता है वो क्या करता है? वो change of state भी करवाता है. कैसे? When a substance is heated, जब भी हम किसी भी substance को heat करते हैं तो उसका जो temperature होता है वो initially बढ़ जाता है. After some time उसका जो temperature है वो बढ़ना बंद हो जाता है and जो substance है वो धीरे धीरे melt होने लग जाता है. There will be no rise in temperature. तो बच्चों, हमें कोई भी टेम्परेचर में राइज देखने को नहीं मिलेगा टिल ऑल द मोल्टन सब्सटेंस हैज बीन कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट. और कब तक देखने को नहीं मिलेगा? जब तक हमारा जो मोल्टन सब्सटेंस है वो कन्वर्ट ना हो जाए गैसियस स्टेट में, तब तक आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हीट की वजह से जो स्टेट है वो भी चेंज हुए हैं सब्सटेंस के. Then we have heat energy cause chemical changes. अब हम देखेंगे कि heat energy कैसे chemical changes को cause करती है. तो बहुत सारे ऐसे chemical reactions होते हैं वो जो कि react करते हैं, और कब होते हैं? When reactants are heated. जब भी हम reactants को heat करते हैं तो हमें ढेर सारे chemical reactions देखने को मिलते हैं. The next one we have is heat energy affect the living bodies. तो बच्चों, जितनी भी heat एनर्जी होती है वो अफेक्ट करती है किसको? लिविंग बॉडीज को. कैसे? ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर एनिमल्स और प्लांट्स कैन ओनली परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मतलब कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कौन हो बच्चों? लिविंग बीइंग्स हो, तो हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म कब कर सकते हैं? जब हमें एक आइडियल टेम्परेचर मिलता है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेजरिंग टेम्परेचर. So a reliable measure of the hotness and coldness of an object, it is the temperature. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक
मेजर होता है जिसमें हम बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, वही आपका टेम्परेचर होता है। एंड थर्मामीटर क्या है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल और स्मॉल एपरेटस है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर दी टेम्परेचर, राइट। नाउ जो वर्ड है थर्मामीटर, उसको डिराइव किया गया है फ्रॉम टू स्मॉलर वर्ड्स, राइट। जैसे कि हम बोल सकते हैं टू स्मॉलर वर्ड फ्रैगमेंट्स। फर्स्ट वन इज योर थर्मो, राइट, फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक फॉर द हीट। तो बच्चों थर्मो का मतलब क्या होता है, ये लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर जो है बच्चों वो भी अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजर। तो हीट को मेजर करने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मो मीन्स हीट, मीटर मीन्स टू मेजर, राइट। Now coming to principle of thermometry, right? To measure the temperature, thermometer utilize some property of a substance which varies with the temperature, can be easily measured. There are mainly three types of thermometers. जैसे कि मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था कि ये जो थर्मोमीटर होता है वो यूटिलाइज करता है किसको, जो भी सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी को, और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बताता है। तो जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर एंड गैस थर्मोमीटर। ये आपके तीन टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सॉलिड थर्मोमीटर होते क्या है। तो बच्चों ये डिपेंड करते हैं अपॉन दी सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड विच वेरीज विद द टेम्परेचर। तो बच्चों ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं जो कि वेरी हो जाते हैं, जो कि चेंज हो जाते हैं विद टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर property that the electrical resistance of a substance changes with the temperature. Now जो हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स होते हैं ये बच्चों बेस्ड होते हैं आपके थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। The second one we have is liquid thermometer. So बच्चों ये किस पे बेस्ड होते हैं? They are based on the fact that liquids expand more than solids. तो बच्चों ये जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं वो हमारे एक किस पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। और हमारा फैक्ट क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपैंड करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सो फॉर एग्जाम्पल जो मर्क्यूरी होता है बच्चों वो एक्सपैंड होता है 7 टाइम्स मोर देन दी ग्लास, राइट, एंड अल्कोहल नियरली 42 टाइम्स मोर देन दी ग्लास। तो ग्लास क्या है बच्चों, ग्लास आपका सॉलिड है, मर्क्यूरी आपका लिक्विड है, अल्कोहल भी आपका लिक्विड है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा मर्क्यूरी है वो तो हमारा एक्सपैंड हो रहा है 7 टाइम्स मोर देन ग्लास, लेकिन जो अल्कोहल है वो 42 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो लिक्विड है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। नाउ ये जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होते हैं वो भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन इनका रेंज कितना होता है, रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू नियरली 350 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो अल्कोहल थर्मोमीटर्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है और उनका रेंज कितना होता है, बिटवीन -125 डिग्री सेल्सियस टू अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन वी हैव गैस थर्मोमीटर। तो बच्चों ये भी हमारे बेस्ड होते हैं एक फैक्ट के ऊपर, और ये फैक्ट क्या बोलता है कि जो गैस होता है वो एक्सपैंड तो होता है, लेकिन कब एक्सपैंड होता है, जब हम उसको हीट करते हैं इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गैस को हीट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रेशर है वो हमें कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो सकता। ऑल्सो द प्रेशर ऑफ गैसेज इंक्रीजेज ऑन हीटिंग इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। तो बच्चों जो प्रेशर है गैस का वो इंक्रीज हो जाता है हीटिंग पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस को कांस्टेंट रखे तो। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मोमीटर। तो बच्चों जो थर्मोमीटर होता है वो बहुत ही फाइन ग्लास से बना होता है, और थर्मोमीटर के आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका स्टेम, ये जो पार्ट है आपका ये आपका स्टेम पार्ट है, और दूसरा पार्ट होता है बल्ब। तो बच्चों ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, राइट, सो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है तो ये पार्ट है आपका बल्ब और ये पार्ट है आपका स्टेम, राइट। सो यहाँ पे आपको अदर पार्ट्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपका कैपिलरी ट्यूब होता है, या आपका यॉक होता है। सो द स्टेम इज अ थिक ग्लास ट्यूब। स्टेम क्या होता है, बहुत ही थिक, आप देख सकते हो ग्लास का ट्यूब है, राइट, विद अ वेरी फाइन बोर इनसाइड, और अंदर आपको बहुत ही फाइन एक बोर देखने को मिलती है। तो ये जो फाइन बोर है जो आपको देखने को मिल रही है, राइट, ये क्या है बच्चों, बहुत ही फाइन बोर है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, which run along the full length of the tube. So, one end of the capillary ends in a thin walled glass bulb. It is filled with mercury. तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है इसमें क्या फिल्ड है, इसमें मर्क्यूरी फिल्ड होता है एंड जो अदर एंड होता है कैपिलरी का उसको सील कर दिया जाता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द एयर फ्रॉम द इनसाइड, व्हिच मींस कि इस कैपिलरी ट्यूब में जितनी भी एयर है उसको निकाल दिया जाता है, मर्क्यूरी फिल कर दिया जाता है और दूसरे एंड को सील कर दिया जाता है, राइट। ये आपको याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ हुक, और आपको यहाँ पे एक हुक भी देखने को मिलता है। The stem of the thermometer has markings upon it with 0 towards the bulb and 100 towards the sealed end. तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि अगर आप स्टेम की तरफ से देखोगे तो आपको 0 मार्किंग देखने को मिलती है और अप टू 100 वो जाती है टुवर्ड्स द सील एंड। नाउ ये जो मार्किंग्स होते हैं इनको हम ग्रेजुएशंस बोलते हैं या फिर आप डिग्रीज भी बोल सकते हो। एंड व्हेन अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन क्रश्ड आइस, जब आप क्या करते हो, जो टूटी हुई आइस के चूरे होते हैं ना, उसमें आप जब थर्मोमीटर को प्लेस करते हो तो जो मर्क्यूरी होता है कैपिलरी में वो 0 पे आके अटक जाता है, राइट। तो ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, ये पॉइंट डिनोट करता है आपके फ्रीजिंग पॉइंट को, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, या फिर आप बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को। देन जब आप थर्मामीटर बल्ब को प्लेस करते हो ओवर दी बॉइलिंग वाटर, तो होता क्या है कि जो मर्क्यूरी है, राइट, तो जो मर्क्यूरी है कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो बढ़ जाता है अप टू 100 एंड ये जो पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है। तो 0 आपका क्या था, 0 पॉइंट आपको डिनोट कर रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस यू कैन से, एंड जो आपका क्या है बच्चों, जो आपका 100 है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है। नाउ जो लेंथ होता है ट्यूब का फ्रॉम 0 टू फ्रीजिंग पॉइंट टू 100 टू द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। तो बच्चों जो 0 से 100 तक है वो इक्वली डिवाइडेड होता है 100 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। एंड ये डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों, यही आपका यूनिट होता है टेम्परेचर का, राइट। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी क्या पढ़े थे बच्चों, हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी ढेर सारी यूनिट्स पढ़ी थी, उसी में से एक यूनिट आपकी यही है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट one, which is thermometer scale. So there are two common scales to measure temperature depending upon the number of divisions between lower and upper fixed point. अब होता क्या है बच्चों, हमारे पास दो तरीके के कॉमन स्केल होते हैं जिससे कि हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ डिविजन्स पे बिटवीन द अपर एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सो दीज आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, और उन्हीं स्केल को हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। सो जो सेल्सियस स्केल होता है बच्चों, उसका और एक नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो सेल्सियस स्केल होता है उसका दूसरा नाम है सेंटीग्रेड स्केल, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ही स्केल को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर सेल्सियस स्केल एंड द सेकेंड वन इज योर फ़ारेनहाइट स्केल। तो बच्चों सेल्सियस स्केल क्या होता है, सो इन द सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सेल्सियस स्केल में जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, राइट, वो कितना होता है, वो आपका 0 डिग्री होता है, एंड अपर फिक्स पॉइंट आपका कितना होता है, 100 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल्सियस स्केल दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लोअर जो पॉइंट है वो आपको क्या दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो अपर पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कोरिस्पॉन्ड करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट है विच मीन्स कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसको कोरिस्पॉन्ड करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को कोरिस्पॉन्ड करता है। एंड जो आपका अपर फिक्स पॉइंट है, ये आपका अपर फिक्स पॉइंट है, ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है। नाउ ये जो इंटरवल है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों के बीच में जो हमारे पॉइंट्स है, जो हमारे इंटरवल्स हैं, राइट, इन पॉइंट्स को डिवाइड किया गया है 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री सेल्सियस, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, राइट, या फिर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट सेल्सियस स्केल, राइट। सेल्सियस स्केल हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल की। तो जो टेम्परेचर है बच्चों उसको फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, राइट। तो फ़ारेनहाइट को आप डिनोट करते हो F से एंड डिग्री से।
इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो लोअर हमारा फिक्स पॉइंट है उसको हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेते हैं एंड जो अपर फिक्स पॉइंट होता है उसको हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। सो जो इंटरवल होता है बिटवीन दीज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स एंड हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्केल भी गिवन है, दिस इज योर फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये आपका सेल्सियस स्केल था, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट है वो हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो हमारा अपर फिक्स पॉइंट है वो हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हमने बोला कि जो हमारा अपर एंड लोअर पॉइंट है उसमें हमने कितने डिविजन्स किए हैं, 180 डिविजन्स किए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और वो डिविजन्स हमें क्या डिनोट करते हैं, हर एक डिवीजन, राइट, जैसे कि ये डिवीजन है तो हर एक डिवीजन क्या डिनोट करता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो बच्चों इन दोनों स्केल के अलावा भी हमारे पास और एक स्केल होता है जिसका नाम होता है केल्विन। और अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 273.15 डिग्री केल्विन। एंड अगर हम अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, 373.15 डिग्री केल्विन हमें देखने को मिलता है। और इन दोनों के बीच में, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच में हमें 100 डिविजन देखने को मिलते हैं एंड हर एक डिवीजन को अगेन आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री केल्विन आप बोलेंगे, राइट। तो ये थे आपके स्केल्स। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दी स्केल्स। तो आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और रिमेनिंग टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।